चलो स्टार्ट करते हैं। आपका जो सिलेबस है, जो सैटरडे को टेस्ट है आप लोगों का, इस सैटरडे को टेस्ट है, उस सैटरडे के टेस्ट में आज एक तो आ रहा है वन डायमेंशन, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है। इसका मतलब ये इंटरनेट से कनेक्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास में। देखो जो आपका सैटरडे को जो टेस्ट है शनिवार को, ठीक है, उसमें आपका एक तो आ रहा है बंडी, वन डायमेंशन, दूसरा आ रहा है टू डायमेंशन, फिर आ रहा है एनएलएम, ठीक है, और एक आ रहा है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। ये चैप्टर्स तुम्हारे आ रहे हैं, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, ये चैप्टर है। अब इसमें खुशी की बात क्या है? इसमें खुशी की बात ये है पेपर बहुत सरल है, इतना सरल नहीं होना चाहिए क्योंकि नीट इतना सरल नहीं पूछता, हकीकत है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला नीट नहीं पूछता। इतना सरल है कि उतना सरल मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं कि ये तो तुमको आता ही होगा, ठीक है, इतना सरल पेपर है। तो पेपर को अटेम्प्ट करो, करने के बाद छोड़ के आना पेपर, कुछ नहीं है, अच्छा कुछ नहीं है पूरे पेपर में, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ 45 क्वेश्चन है, हर बच्चा 35 प्लस तो मारेगा। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया तुमने तो हर बंदा 35 प्लस मारेगा, ठीक है। हाँ ये है, तो ऊपर वाली का शुक्र मनाओ, पेपर मैंने नहीं बनाया, नहीं तो नंबर बहुत कम आते, ऊपर से पेपर बन के आया है, पेपर बहुत सिंपल है, आराम से बैठ के पेपर देना। हाँ, और दोनों में पेपर है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। जैसे पेपर होता है उसी प्रकार से पेपर है, अगर एक साइड तुम्हारा इंग्लिश है तो दूसरी साइड तुम्हारा हिंदी है, ठीक है, इस टाइप से पेपर है। और सैटरडे को जितने बजे पेपर स्टार्ट हो उसके कम से कम 15 मिनट पहले यहाँ आ जाना, उसके 15 मिनट पहले यहाँ पर आ जाना, ठीक है। आने के बाद में बैठना, पेपर भरना, OMR फिल बहुत अच्छे से करना, OMR जो होती है उसे फिल अच्छे से करना है। OMR फिल करना आती है सभी को? OMR फिल तुमको बहुत अच्छे से करना है, बस बाकी कुछ नहीं है, आराम से पेपर, ठीक 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 है। ये चीज़ें हैं, बंडी, 2D, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, बंडी, 2D, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, ठीक। अब देखो बच्चों, अभी हम बात कर लेते हो जो मैं थोड़ा आधे घंटे में तुम्हारा रिवीजन भी करवा दूंगा, आज भी आधे घंटा और कल भी क्लास है मेरी, कल भी आधा घंटा, ठीक है, 1 घंटे में 1 घंटा रिवीजन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले हम लोग कल बात कर रहे हैं सर, कल मैंने बात करनी थी आपसे, आ जाओ, मास क्या है? M, ठीक है, मास है M। सर मैं यहाँ पर कितनी वेलोसिटी दूँ, कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूँ, कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूँ कि ये कंप्लीट रोटेशन कर ले? महाराज बताओ, बताओ बताओ, तुम बताओ, मौर्य जी बताओ, √5G है। यहाँ पर कितनी वेलोसिटी दूँ ये कंप्लीट रोटेशन कर ले?
अगर मैं अंडर रूट 5gl वेलोसिटी दूंगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक कंप्लीट रोटेशन कर लेगा। अगर मैं अंडर रूट 5gl से कम वेलोसिटी दूंगा तो क्या ये कंप्लीट रोटेशन कर पाएगा? नहीं, तो नहीं कर पाएगा। सर अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट 8gl दे दूं क्या कंप्लीट रोटेशन कर लेगा? तब कंप्लीट रोटेशन कर लेगा। अब तुम बताओ, अगर यहाँ पर मैंने वेलोसिटी अंडर रूट 8gl दी, अंडर रूट 8gl मैंने वेलोसिटी दी, ठीक है, पीछे वाली बेंच, बताओ अगर मैंने यहाँ अंडर रूट 8gl वेलोसिटी दी तो सर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? पीछे वाली बेंच बोलेगी सर कितनी होगी? 3gl। उससे अगली बताओ कितनी होगी? 6gl। कितनी होगी? 6gl। अरे दो ही तो कम करोगे, फिर ऊपर भी कितने कम करोगे? तो दो कम करोगे तो कितना आएगा? फिर यहाँ पर कितना आएगा? फिर से हो गया 8gl। ठीक है, ये तो मैंने बात किसकी करी थी? ये मैंने करी थी वेलोसिटी की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अब दूसरा चीज है सर, अगर मैं टेंशन की बात करूं, किसकी बात करूं? टेंशन, ठीक है। अगर मैं कहूं बताओ रस्सी में यहाँ टेंशन कितनी होगी? रस्सी में यहाँ टेंशन कितनी होगी बताओ, ये पूरी रो बताओ, रस्सी में यहाँ टेंशन कितनी होगी? तो मैंने कल कहा था तुमसे, बिल्कुल लास्ट हो रहा था, मैं तुमसे कहा था यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? 8। 8 में 1 जोड़ो, कितने हो गए? 9 हो गए। तो 9 mg कितनी होगी? अब यहाँ पर टेंशन कितनी होगी? यहाँ पर तो मैंने कहा वेलोसिटी में 2 घटते हैं और टेंशन में 3। टेंशन में कितने घटाना? 3 घटाना। अब 9 में जब 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे? तो यहाँ होगी 6 mg। मुझे बताओ यहाँ कितनी होगी सर? यहाँ कितनी बचेगी? अरे फिर 3 mg सर, 6 में से 3 घटाए कितने बचे? 3। वापिस यहाँ कितनी हो जाएगी? यहाँ पर फिर सब ये नीचे आ रहा है तो 3 जोड़ दो और फिर 3 जोड़ दो तो फिर कितनी हो जाएगी? 9 mg। ठीक है, टेंशन हम लोग इस प्रकार से इसमें निकाल सकते हैं। दूसरी चीज देखना, ये लिखना नहीं, सब मैं कल बता चुका था। अब मुझे एक बात बताओ, बोलना सर मेरी एक स्ट्रिंग है और ये कोई चीज ये यहाँ पर मोशन कर रहा है, अगर यहाँ वेलोसिटी अंडर रूट 2gl हो, सोचना यहाँ वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट 2gl। तो जब ये वाली चीज यहाँ आई होगी तो उसमें टेंशन कितनी होगी? तो उसमें टेंशन कितनी होगी? बात समझ में आ रही है? हाईएस्ट पॉइंट पर ये मोशन कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, वर्टिकली ऐसे ये घूम रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट 2gl। तो यहाँ पर रस्सी में जब ये यहाँ आएगा तो रस्सी में या स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? कोई कह रहा है 7 और कुछ कह रहा है कोई? चलो निकालो, देखो कतई ऐसे खाली देखो, विदाउट पेन का यूज नहीं करना, ठीक है। ऐसे बताओ बेटा 2 जब यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा? 4 अंडर रूट 4। यहाँ पर अंडर रूट 6gl, अंडर रूट 6 में 1 जोड़ो, कितना हो गया? तो यहाँ पर टेंशन कितनी होगी? 7 है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर टेंशन हो गई 7 है। अब बताओ मुझे सर, अगर मैं यहाँ पर कहता यहाँ पर वेलोसिटी है अंडर रूट 3gl, तो बताओ यहाँ टेंशन कितनी होगी? यहाँ टेंशन कितनी होगी? ये निकालो। तो क्या करो, सबसे पहले सर 3 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 7, 2 जोड़ दिए, 7 हो गए, नहीं हो गए? कितने हो गए? 7। अब 7 में 1 जोड़ो, 8 mg। तो यहाँ टेंशन कितनी होगी? अब 8 mg यहाँ टेंशन होगी। अब 8 में कितने घटाऊं यहाँ पर लाने के लिए? 3। यहाँ 3 घटाऊंगा तो सिर्फ कितने बचेंगे? 5 mg। यहाँ पर टेंशन होगी 5 mg, ठीक है, यहाँ टेंशन होगी 5 mg, सही, 5 mg हो गए। अच्छा अब बताओ तुम लड़के लोग बताओ, तुम तीनों मुझे बताओ बेटा, कल जो मैंने बताया था कि अगर कोई भी मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, उसे मैंने वेलोसिटी यहाँ u दी, तो वो कहीं तक गया और पहले उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v। तो u और v का ये रिलेशन क्या होता था? v² बराबर
यू स्क्वायर, फिर क्या था माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस। अच्छा सर टेंशन का फार्मूला क्या होता था, टेंशन का P इक्वल टू स्क्वायर अपॉन आर। अगर लेंथ L है तो R की जगह क्या कर देते थे हम लोग, L प्लस mg cos। लेकिन हम ये जो एंगल थीटा है वो कहाँ से देखते थे, लोएस्ट पॉइंट से। कहाँ से देखते थे, यहाँ, हम यहाँ से देखते थे। अगर कोई यहाँ पर है तो ये एंगल देखेंगे, अगर कोई यहाँ पहुँच गया तो ये पूरा एंगल देखेंगे, अगर कोई चीज़ यहाँ पर है तो हम ये वाला एंगल देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये एंगल को हम लोग फाइंड आउट करते थे या ये एंगल हम लोग देखते थे। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते थे। सही है, हो गया, हो गया, समझ में आया? नहीं आया तो उसको क्वेश्चन कर लेंगे। सर जी क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक स्टोन है, ठीक है, एक स्टोन है। कल हमने वो इस वाली बोतल से बांधा थी धागा, वो धागा आप ले गए थे या छोड़ गए थे? है वो उनको दे देना। वो कह रहे थे कि बताओ तुमने मतलब धागा छोड़वाया? हाँ मतलब जो भी था। ठीक है बेटा बताओ, सबसे पहले सोचो, इसे तुम अपने आप ही सोचो। सर एक स्टोन है, तुम लोग स्टोन देखा होगा, स्टोन को अगर मैं ऐसे पढ़ के घुमाऊं तो वो ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। अगर स्टोन ऐसे ऐसे घूम रहा है, तुमसे उसने कहा कि जैसे जैसे तुम वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि रस्सी कमजोर हो जाएगी और रस्सी टूट जाएगी, रस्सी टूट जाएगी। तो इसने कहा मेरे पास 4 पॉइंट है A B C D, बताओ किस पॉइंट पर रस्सी टूटेगी? तो जहां टेंशन सबसे ज्यादा, जहां टेंशन, जहां रस्सी के अंदर तनाव सबसे ज्यादा होता है वहीं पर टूटेगी। सोचो, अब रस्सी में तनाव सबसे ज्यादा कहां पर होता है बेटा? जब तुम यहाँ थे उसके बाद में ऊपर जाते थे तब भी घटाते थे, और यहाँ पर जोड़ते भी थे तब भी सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ रहता था? यहीं तो रहता था। तो किस पॉइंट पर रस्सी टूटेगी? ये पॉइंट पर रस्सी टूटेगी। ठीक है, इसने कहा है ए स्टोन इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड रोटेटेड इन ए वर्टिकल सर्कल। इफ स्ट्रिंग ब्रेक एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टेंशन इट विल ब्रेक इट। कह रहा है उस पॉइंट पर ये टूटेगी जहां पर टेंशन क्या होगा? अधिकतम होगा। और टेंशन मैक्सिमम सर्कुलर अगर कोई चीज मूव करती है तो कहां पर होता है? लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होता है? अधिकतम होता है। सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होता है? नीचे होता है। ठीक है, तो अगर रस्सी टूटेगी भी, अगर स्ट्रिंग टूटेगी तो वो इस पॉइंट पर जाके टूटेगी, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा तुम्हारा? ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए। ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए, ऑप्शन हो गया। ठीक है सर, अगले बढ़ो। ये क्वेश्चन है, अच्छा ये पूछा गया सर, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को जानने की कोशिश करो, फिर अगले कोशिश करते हैं, फिर अगले बारिश हो रही है बहुत अच्छी। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को जानने की कोशिश करो, फिर हम बात करेंगे। तुम लोग किस्मत में भरोसा करते हो? नहीं करते हो? मेहनत में भरोसा करते हो, है ना? दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं। उतार लिया करो, करे ही क्वेश्चन। ठीक है, किस्मत में भी भरोसा होना चाहिए। कभी कभी किस्मत भी पता है लक भी चीज होती है। ठीक, एक इंसिडेंट बताऊं मैं अपनी लाइफ का। जब मैं 10th क्लास में था, तो 10th क्लास मैंने पास करी थी बच्चों 2010 में। ठीक है, 2010 का मेरा 10th का, 12 का मेरा 12 है। 12 में 12 पास। तो मैंने 10th में मैंने एक चीज देखी, जिस साल में 2010 में था उस साल मैंने 10th किया था। यहाँ पर साल भी थी 10 और क्लास भी कौन सी थी? 10। ठीक है, फिर जिस कॉलेज में मेरा सेंटर गया, क्योंकि सेंटर कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाता था,
जिस कॉलेज में सेंटर गया उसमें जो रूम में जिसमें मैं सीटिंग प्लान मेरा अरेंज हुआ था वो भी था 10। सीट नंबर तो होता ही नहीं है, सीट नंबर तो 10 होता ही नहीं है, ठीक है। ये भी क्या था, ये भी 10 था। लेकिन हाई स्कूल में जो मेरा रोल नंबर था वो था ये, हाँ कोई रिजल्ट निकालो तो निकाल लिया 0914-628 उत्तर प्रदेश बोर्ड, ठीक है। ये रोल नंबर था मेरा। अब इसमें भी देखो 1 2 और 8 10 6 4 1 9 10 था, ठीक है 10 था। उसके बाद ये सब चीज चलो ठीक चल रही थी, सब कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे सारे पेपर हो गए क्योंकि उस समय साइंस के 3 पेपर हुआ करते थे, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के अलग हो गए। फिर मैथ के 2 पेपर हुआ करते थे, इंग्लिश के 2 पेपर हुआ करते थे, ऐसे अलग अलग पेपर हाई स्कूल में हुआ करते थे, सारे हो गए। एक पेपर सिंगल एक पेपर होता था, वो होता था ड्राइंग का। ड्राइंग का एक ही पेपर हुआ करता था, ठीक है। और ड्राइंग में मेरी ड्राइंग थी बहुत बुरी, तो यूपी बोर्ड वाले, हाँ यूपी बोर्ड वाले जानते होंगे तुम लोग, मुझे वो कुछ भी नहीं बना मिलता था, ठीक है। तो मैंने एक लिखने वाला और एक ज्योमेट्री आर्ट चुनी। मैंने कहा ज्योमेट्री आर्ट करूँगा और लिखने वाला लिखूंगा, वो चीज़ चूज़ करें। तो मैं बिना कलर के ही पेपर देने गया था, मैंने कि पूरा कॉन्फिडेंस था पूरे करना ही। उस दिन सीटिंग प्लान चेंज होके मैं 10 नंबर रूम से उसी कॉलेज के 9वें नंबर रूम में पढ़ गया। सीटिंग प्लान चेंज हो गया 9वें नंबर में, और उसी ड्राइंग के पेपर मेरे सबसे कम नंबर थे, जो मेरा सबसे अच्छा हुआ था, ठीक है। तो कभी कभी किस्मत में ऐसा होता है कि जो तुम पढ़ के आए और वही आ गया, ठीक है, तो कर दोगे। अब पता चले तुमने छोड़ दिया था कि अरे ये नहीं, इसे छोड़ देते हैं, और वही आ गया तो बर्बाद है, ठीक है। तो किस्मत भी अलग अपना फैक्टर था। चलो हम लोग बात करेंगे सर जी इस क्वेश्चन की, अगर हम लोग बात करें फाइंड द मैक्सिमम रेडियस ऑफ सर्कल। तुमसे ऐसा कहा गया है, एक ऐसे प्लेन है, तो लोग सोचो बेटा, एक ऐसे प्लेन है, जैसे यहाँ पर ये प्लेन दिया है, यहाँ पर इसने एक मास दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, कुछ भी है, उसका मास क्या है बच्चों, m, कुछ भी मान लो जो तुम्हारी इच्छा करे। उसने इसे यहाँ से छोड़ा, उसने यहाँ से इसे, उसने कहा जब मैंने इसे यहाँ से छोड़ा तो ये कंप्लीट सर्कल कर जाए, कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर जाए, तो बताओ ये रेडियस r क्या होगी, ये रेडियस r क्या होगी। अब जरा तुम सोचो सर, अगर ये ब्लॉक यहां से आए और ये अगर कंप्लीट रोटेशन करे तो 100% यहां पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, √5g, तभी तो कंप्लीट रोटेशन कर पाएगा। मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gl। लेकिन यहाँ पर रेडियस r है तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, r, ठीक है। अगर त्रिज्या यहाँ पर l होती तो मैं l लिखता, यहाँ पर रेडियस क्या है, r, तो मैंने क्या लिख दिया, r। तुम लोग बस सिंपल एक चीज जान गए कि सर अगर यहाँ पर है, यहाँ पर अगर किसी भी मास की वेलोसिटी √5gr हो जाएगी तो ये एक कंप्लीट रोटेशन कर देगा, तो ये कंप्लीट रोटेशन कर देगा। तुमने क्या किया, तुमने इस पॉइंट को A मान लो, इसको क्या मान लो, मुझे बताओ एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, जितना A पॉइंट पर एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ, तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है जब तुम पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मुझे बताओ ये अभी ये यहाँ पर रुका हुआ है, अभी ये यहाँ पर रुका हुआ है, अगर रुका हुआ है तो वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0, ये 0। कितनी ऊंचाई पर है, 5 सेंटीमीटर पर, तो mgh, तो m तो m, g की वैल्यू 9.8 रख दो या फिर 10 रख दो, या तो 9.8 रख दो, इंटू h कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 की घात माइनस, ये हो गया 10 की घात माइनस, देखो यही तो आ गई पोटेंशियल एनर्जी mgh, इतनी एनर्जी है। और वो एनर्जी कहाँ खत्म नहीं होगी, यहाँ पर वो एनर्जी कहाँ खत्म नहीं होगी, यहाँ पर खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो जब ये यहाँ पर जमीन पर आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, और काइनेटिक एनर्जी बचेगी 1/2 m
बी स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितनी हो √5gr, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रह जाएगा 5gr। सर जी इधर से m से m कटो, g से मैंने यहाँ 9 लिख रखा था, 10 की 2 से 5 की 2 से गुणा होगी, कितना हो गया 10 गुणा 10 की घात -2 बराबर 5, यही तो आया बराबर 5। तो 10 गुणा 10 की घात -2 बराबर r, और 2 को ले आए नीचे तो यहाँ बचा 5 को ले आए नीचे, 5 को ले आए नीचे तो यहाँ बचा 2 गुणा 10 की घात -2, यानी कि r की वैल्यू आई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होना चाहिए, अगर 2 सेंटीमीटर ये होगा तब तो ये कंप्लीट रोटेशन कर पाएगा। फिर से समझो एक बार, ठीक है, जिसने समझ लिया वो बता दो। एक बात जरा सोचो, अगर मैं इसका फार्मूला बनाना चाहूँ, तुम लोगों को पता है एनर्जी हमेशा क्या रहती है कंजर्व। एनर्जी कंजर्व यहाँ पर अगर ये जमीन पर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी बेटा जमीन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 0। ये कुछ ऊंचाई पर है, ये कुछ ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं ए पॉइंट पर तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि ये रुका हुआ है, क्योंकि ये रुका हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सर mgh, मान लो h हाइट है तो mgh बराबर, अगर मैं बी पॉइंट पर आऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मान लो अगर यहाँ वेलोसिटी b हो गई तो 1/2 mv, m से m कट गया तो b स्क्वायर की वैल्यू आई 2gh या b की वैल्यू आई √2gh। ठीक है, √। अब मैंने क्या किया, b स्क्वायर की जगह यहाँ क्या रख दिया 5gr, 5gr और h की वैल्यू दी थी, मैंने बस ये निकाला है, सिर्फ ये निकाला है। ठीक है, ये जिपमर में आया था क्वेश्चन, नहीं बल्ले पड़ा, उतार लो पहले। उतारो फटाफट। उठा लिया, आप देखो अब तो आएगा समझ में, इसे पकड़ो, अब ठीक। देखो ऐसा है जैसे मान लो ये चीज है, ठीक, ऐसा ही तो इंक्लाइंड प्लेन है ये वाला, ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है। अब तुम सोचो अगर मैं यहाँ से कोई भी चीज को रखता हूँ, जैसे ये मेरे पास में रबड़ है, मैं इसे छोड़ूं, ये देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी है ना, कुछ वेलोसिटी है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी मुझे बताओ, अगर ये यहाँ से इसे मैं ग्राउंड मानूं, इस टेबल को मैं ग्राउंड माना, अगर मैंने इस टेबल को ग्राउंड माना तो ये h ऊंचाई पर है, तो अगर ये अभी यहाँ रुका हुआ है तो इसके रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी 0, तो ये रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी 0। लेकिन कुछ ऊंचाई पर है तो इसके अंदर सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर ये h ऊंचाई पर है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। ठीक है, अब इस यहाँ पर जो कुल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही तो बची mgh। और वो उस दो एनर्जी जब ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो इसकी हाइट कम हो रही है भाई, जब अभी ये यहाँ से यहाँ आ गया तो कम हाइट नहीं होगी, कम हाइट हो गई तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब यही चीज अगर यहाँ से पूरी तरीके से जमीन पर आ गई
पूरी तरीके से जमीन पर आ गई। तो इसकी जमीन पर आ गई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0, जमीन पर आ गई। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी टोटल कन्वर्ट हो गई। जैसे जब ये यहाँ पर आ गई सर जी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? तुम ऐसे भी लिख सकते हो mg, और टोटल कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में 1/2 mv, m से 2 की उधर गुणा हुई तो ये आ गया 2gh बराबर b², 2gh बराबर। तो अगर तुम, जो वही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इस रबड़ को यहाँ से छोड़ दूँ और ये जमीन पर टकराएगी, तो जमीन पर जस्ट टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इतनी होगी सर, चाहिए। अब मैं इसी चीज को एक ऐसे सरफेस पर रख दूं जहां पर घर्षण ही नहीं हो, जहां पर घर्षण नहीं हो, समझ रहे हो? यानी कि इतनी चिकनी सरफेस हो कि वहां पर घर्षण ही ना हो। अगर घर्षण नहीं होगा तब भी उसका, जब वो जमीन पर आएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? √2gh। अब मुझे बताओ, अगर ये कंप्लीट रोटेशन करेगी तो ये कंप्लीट रोटेशन तभी कर सकती है जब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो? √5gr। तो मैंने b² की जगह यहाँ 2gh और b² इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 5gr। अब मुझे सब वैल्यू पता है, तो मैं r की वैल्यू हो जाएगी 2gh अपॉन 5g। g से तो कितना आया? 2/5 इंटू h। h की वैल्यू कितनी दी है? 5। तो अगर यहाँ मैंने 5 रखा तो 5 से 5 कट गया, कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। तो तुम्हें अपने दिमाग में एक बात डालो, अगर कोई भी चीज मैं यहाँ से छोड़ दूं और ये h ऊंचाई नीचे जाके गिरे, तो जस्ट गिरते समय इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी वेलोसिटी कितनी होगी? √2g। बस। अगर कोई घर्षण रहित सरफेस है और उस पर ये फिसल के नीचे आ रही है, तब भी जब ये जमीन पर आ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? √2gh। ठीक है, तब भी वेलोसिटी इसकी ये होगी। उतार लिया? अगला क्वेश्चन देखें। देखो इस क्वेश्चन में, अब यही क्वेश्चन नीट ने पूछ लिया, यही क्वेश्चन नीट ने अभी ये कब पूछा था? ये देखो, ये जिपमर एक एग्जाम होता था, उसने पूछा था 19 में। उससे पहले नीट ने पूछ लिया, ये उससे पहले नीट ने पूछा था। ठीक है, उससे पहले नीट ने पूछा। अब देखो ये क्वेश्चन कतई उसी की तरीका है जैसे मैंने अभी कराया था। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया स्लाइड कर रहा है, रोल कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। स्लाइड और रोल में क्या अंतर होता है? रोल होता है घूमते हुए चलना, जैसे तुम्हारा साइकिल का पहिया। स्लाइड कर रहा है फिसलना। तो यहाँ पर अगर कोई चीज फिसल रही है, कितनी ऊंचाई से फिसल रही है? h से फिसल रही है। कह रहा है जो AB है, ये जो है AB क्या व्यास है? इंग्लिश में डायमीटर बोलते। क्या है AB? किसी सर्कल का व्यास है। कह रहा है इसे कंप्लीट कर ले, कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। अगर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर लेगा तो ये जो D है और ये जो H है, इसमें रिलेशन क्या है? इसमें रिलेशन क्या है? अब तुम मुझे बताओ, अगर ये कंप्लीट करेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5gr। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या पता है? ये व्यास। तो व्यास का आधी तो त्रिज्या होती है। तो मैं यहाँ पर r की जगह क्या लगाऊंगा बच्चों? d/2। ये समझ में आ गया? व्यास की जगह मैंने, त्रिज्या की जगह मैंने व्यास/2 क्यों लगाया? अगर इतनी वेलोसिटी होगी तो ये कंप्लीट सर्कल कर लेगा। अब तुम मुझे बताओ,
यहां से ये यहां आया है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू, तुम अभी बोले सर अगर ऐसा होगा तो B² बराबर 2G, यही तो होगा। अगर मैं इसका B मेरी यही तो है, यहाँ पर बेग यही तो है, इतना बेग हो तो ये कंप्लीट सर्कल कर लेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 5G D बटे यहाँ पर 2G, G से 2 दूनी 4, और या फिर इस 2 को नीचे ले आओ तो यहाँ बचेगा 5D बटे बराबर H बराबर, ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? सही है। मैंने कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, मैंने खाली एक कॉन्सेप्ट लगाया, क्या? अगर इसे कंप्लीट सर्कल करना है तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5G। तो मैंने r की जगह dy2 लगा दिया, ये बात तुम्हारे समझ में आ गई। मैंने कहा अगर कोई भी चीज ऊपर से सरकते हुए नीचे आएगी तो 100% अगर वो h ऊंचाई नीचे आएगी तो उसका जो वेग होगा यहाँ पर जो वेग होगा वो कितना होगा? √2gh, या फिर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो B² बराबर √2gh। बस फिर मैंने क्या किया, B² बराबर 2gh और B कितनी होनी चाहिए यहाँ पर? √5G रख दिया, और रखने के बाद में आंसर मेरा किसका आ गया? H का। हाइट H मेरी आ गई कि H कितनी हो, अगर ये वाली ऊंचाई 5D बटे 4 होगी तो ये कंप्लीट सर्कल कर लेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ऐसा है, एक एक क्वेश्चन को करने के 5-5, 6-6 तरीके होते हैं। तुम किसी प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दो, ठीक है। हमें सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो सकती है उतनी कैलकुलेशन फास्ट करो, और जितना कम लिख सकते हो पेपर पर उतना कम लिखा करो, क्योंकि ज़्यादा लिखने से हमारा टाइम बर्बाद होता है। मेन चीज़ होता है हमारा टाइमिंग, जिसने अपना टाइम का मैनेजमेंट कर लिया नीट में नंबर बहुत अच्छे पाता है, सही है। क्योंकि तुम्हें पता है एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलता है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलता है, ठीक है। हो गया ये बता लिया। आप तीनों लोग डेली स्कूल जाते हो? कौन सा स्कूल है? पढ़ाई होती है? ठीक है, करें अगले, बड़े अगले हैं। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन तुम लोगों को बताना है। मैं टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड का, 30 सेकंड टाइम। 1 2 3 4 5, अब नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। सी ऑप्शन कौन सा? आगे समझ में? तो बेटा इस क्वेश्चन में ये कहा गया, मैं बता दे रहा हूँ जिनका एक बार भाई उनके समझ में नहीं आया हो। लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? 7gr, यहाँ पर r है 7g। तो उसने कहा बताओ यहाँ टेंशन कितनी होगी? तो 1 जोड़ दो, कितनी होगी? 8 mg, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले बढ़ो इससे, ठीक। ये बताओ इतनी देर लगाओगे? सी ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन, ठीक है। इसने यही कहा कि बताओ कंप्लीट रोटेशन करना है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5G, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2016 में, नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था।
गया खत्म। सही है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, जो नीट के मैंने कुछ इसमें डाल दिए थे। अब हम लोग अगली बात करते हैं। ये बैग कैसे होगा पूछो? हैंग तो नहीं हो गया इस पर ना? ठीक, चलिए अगला टॉपिक होता है। इंडिया के फेवरेट देसी लुक्स आपको मिले। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा इसमें बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक उस समय रह गया। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, पहले इस बारे में ध्यान करो। तुमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ी थी स्पीड, एक पढ़ी थी वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है? स्पीड में बेटा डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। दूसरी चीज, स्पीड तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दो चीजें हैं। अब एक चीज जरा समझो, मैंने कहा मान लो अगर कोई भी चीज सर्कल के अंदर घूम रही है, अगर कोई चीज सर्कल के अंदर घूम रही है, ठीक है, मान लो सर्कल की कुछ रेडियस है, मैंने सर्कल की कुछ त्रिज्या मान ली, रेडियस आर, सेंटर से ये इसकी रेडियस है। अब यहाँ पर कोई भी वस्तु अगर घूम रही है जो इससे अटैच्ड है, ठीक है, अभी जब ये वस्तु यहाँ पर है और कभी ये वस्तु यहाँ पर भी रही होगी, कभी यही वाली चीज ये कभी यहाँ पर भी रही होगी, कभी यहाँ पर भी। लेकिन अब हर तरह डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कैसी होगी। अगर कोई भी चीज सर्कल के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, या यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रही है, जैसे सर जी, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे ये तुम्हारा पंखा है, इस पंखे पर एक इंसेक्ट बैठ जाए, इंसेक्ट तो जानते हो ना, कोई इंसेक्ट अगर इस पंखे पर बैठ जाए तो वो कैसा कर रहा है? सर्कुलर मोशन। कैसे कर रहा है? सर्कुलर मोशन। इंसेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो अगर इंसेक्ट अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट, क्योंकि इस पंखे की ना तो गति बढ़ रही है और ना ही गति घट रही है, अभी इसकी गति क्या है? कांस्टेंट। इसे बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, जब स्पीड ना बढ़ती है ना घटती है तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो, जब कोई बॉडी यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, जब वो यहाँ पहुंची तब वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, जब वो यहाँ पहुंची तब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, जब इधर पहुंची तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? अलग है। ठीक है, देखो इधर ऐसे जा रही थी, यहाँ ऐसे जा रही है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा रेडियस से 90 डिग्री का कोण बनाती है, हमेशा 90 डिग्री का, ठीक है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो यहाँ वेलोसिटी अलग, यहाँ वेलोसिटी, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग है, क्योंकि डायरेक्शन अलग है, इधर डायरेक्शन इधर है, इधर डायरेक्शन इधर है। अब तुमने न्यूटन का एक नियम पढ़ा था, न्यूटन के नियम के अनुसार तुमने पढ़ा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यही तो पढ़ा था। फोर्स क्या होता है? संवेग में परिवर्तन बटे समय की दर को हम लोग बल कहते हैं, यानी कि फोर्स कहते हैं, ठीक है। सोचो सर P बराबर क्या होता था? mv, खाली mv। तो अगर मेरा मास कांस्टेंट हो तो m dv ओवर dt। यहाँ पर बेटा ये वेग में क्या है? परिवर्तन। अब सोचो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है
और इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ही अलग है, इसका मतलब वेलोसिटी अलग अलग है। वेलोसिटी अलग अलग का मतलब है वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो 100% एक क्या लगेगा, 100% एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स। और वो फोर्स जो होता है वो अंदर की ओर होता है रेडियस पर। जैसे यहाँ पर ये है वेलोसिटी v है, तो अंदर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है तुम्हारा mv² अपॉन, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन r। जहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो b = एक आता है मेरा r ओमेगा। अगर कोई चीज़ घूम रही होती है तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का एक रिलेशन होता है जिसे हम बोलते हैं b = r ओमेगा। अगर मैं यहाँ पर b की जगह रखूँ तो मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा m, ऐसे ही b की जगह मैंने रखा r ओमेगा का स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पर देखो m ऐसे ही r का स्क्वायर r, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा अपॉन r से जब r जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, mr ओमेगा स्क्वायर। ये मेरा आएगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बच्चों, हाँ, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय, ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल हमेशा अंदर की ओर होता है, जो क्या होता है mv² अपॉन r। या तो तुम उसे ये बोल दो या फिर Fc = mr ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा के टर्म में बोलोगे तो mr ओमेगा स्क्वायर, और अगर वेलोसिटी के टर्म में बोलोगे तो बोलेंगे हम लोग mv² अपॉन r। ये होता है, ठीक है। दो चीजें। सर क्या ये क्वेश्चन, ये फार्मूला आ सकता है? ये फार्मूला कभी नहीं पूछेगा, ये तो बच्चे को पता होता है। F = mv² अपॉन r, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स सबको पता होता है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तुम्हें वेलोसिटी दे देगा, तुम्हें रेडियस दे देगा, तुम्हें मास दे देगा। अगर कभी हलवा पेपर आएगा तब, और हार्ड पेपर आएगा तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है तुम्हारा mv² अपॉन r। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अंदर की ओर लगता है, हमेशा अंदर की ओर, यानी कि केंद्र की ओर लगता है या रेडियस की ओर लगता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तुम्हारे सामने आ गया कि फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है। और वेलोसिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगता हो। इसीलिए एक अंदर की ओर फोर्स लगता है जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अंशु सर ने बोला है जूम मीटिंग लेने के लिए, कर लेना डाउनलोड। अंशु सर के बाद में हम भी देख लेंगे कौन कौन आया है। वही बता रहे थे वाला। तुम लोगों ने मुझे आज तक क्लास में देखो क्वेश्चन पूछा नहीं है, मुझे समझ नहीं आता, बाहर पूछा। हो गया, ठीक है। जल्दी करो बेटा, मैं 10-15 मिनट और पढ़ाऊंगा, उसके बाद रिवीजन करवाऊंगा। अगर कुछ हो जाए तुम लोगों का भला, तुमसे तो सरल पेपर भी नहीं होगा, मुझे तो यही डाउट लगता है कभी। ठीक है, कुछ बच्चे तो कर लेंगे, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो गया। चलो अब देखो बेटा, सेंट्रीपिटल के बाद में आता है तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल, सर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या है? अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो अंदर की ओर जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, और वही बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं, लेकिन जो ये फोर्स होता है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये होता है इमेजिनरी।
मतलब काल्पनिक होता है, काल्पनिक फोर्स होता है, काल्पनिक फोर्स। जितना जितना अंदर की ओर लगता है उतना ही बाहर की ओर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अंदर की ओर क्या लग रहा था, mv²/r, इतना ही ये बाहर की ओर लगता है mr⍵², mr⍵²। हिंदी में इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय, हिंदी में बोलेंगे अपकेंद्रीय बल। अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल और बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल। इंग्लिश में अंदर बोलते हैं सेंट्रीपिटल और बाहर होता है सेंट्रीफ्यूगल। बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उसे बोलेंगे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है। अगले बढ़े। ये जो फोर्स होता है ये काल्पनिक फोर्स होता है। ठीक है, ये जो फोर्स है ये काल्पनिक फोर्स है, ये याद रखना, इमेजिनरी फोर्स। उतार लिया, उतार लिया ना, जल्दी जल्दी उतारो। हो गया। चलो सेंट्रीपिटल है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या डायरेक्ट तुमसे फार्मूला पूछ लेगा, डायरेक्ट तुमसे उठा के फार्मूला पूछ लेगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, देखो दो चीजें हैं, या तो तुम पूरा डेरिवेशन आया या तो तुमको पूरा डेरिवेशन आया। मेरी बात को पहले समझो, डेरिवेशन आए और फार्मूला आए। डेरिवेशन हमारे जो काम आता है ना, वो हमारे बोर्ड में काम आता है। यहाँ नीट में तुम्हें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना है। अगर आपने तुक्के में भी ठीक कर दिया ना, तब भी ये माना जाएगा कि हाँ आपका सही है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, गलत हो गया, तुमने पूरा सॉल्व करके गलत हो गया, तब भी वो गलत ही है। तो फार्मूला तो तुमको याद ही करने हैं। जैसे मान लो तुमने कोई डेरिवेशन किया, डेरिवेशन करने के बाद में आखिर में फार्मूला आया। अब मुझे बताओ, तुम पूरा डेरिवेशन याद करोगे कि फार्मूला? जब तुम्हें खाली क्वेश्चन सही करना है तो क्या याद करोगे? फार्मूला याद करोगे। ठीक है, खाली फार्मूला। कभी मैं थोड़ा बहुत तुमको बता देता हूँ, देखो किस टाइप से है। देखो ऐसा है, तुमने देखा होगा कि तुम्हारे पास में एक रोड है, जैसे अभी ये रोड है। ठीक है, ये रोड तुम देखोगे जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन रोड है, उस पर सीधे गाड़ी चल रही है, तुम्हारी सीधे कार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर कोई टर्न आता है तो गाड़ी क्या हो जा रही है तुम्हारी? मुड़ जा रही है, गाड़ी तुम्हारी मुड़ेगी। एक बात याद रखना, यहाँ पर जो ये रोड है ना, रोड है सर्कुलर टर्न ऑन ऑफ प्लेन रोड। यहाँ पर लिखना प्लेन रोड और बेटा कर्व रोड में क्या अंतर होता है? प्लेन रोड और इंक्लाइंड रोड में, इंक्लाइंड रोड कभी तुम लोग अगर बरेली गए हो, ठीक है, कभी बरेली गए हो तो बरेली में जाओगे, जैसे ही तुम इस पुल को पार करोगे दोहा जी के, जैसे ही दोहा जी के पुल को पार करोगे एक टर्न आता है। उस टर्न पे कभी आप देखना, जहां पर वो चौराया है, कौन सा? जेएमबी चौराहा है। जेएमबी चौराहे पर तुम कभी देखना, एक घाई रोड ऊंचा है, एक घाई रोड नीचा है। कभी देखना तुम ऐसा जो रोड, जो ऐसे करके जो रोड गया हुआ है ना, तो एक साइड नीचा है, मतलब ढाल है बहुत ज्यादा। इतना ढाल है कि तुम देख के बता दोगे कि इसमें ढाल है। ठीक है, इतना ढाल है, एक तरफ ऐसा ढाल है, एक तरफ हल्का क्या है? ऊंचा। उसे हम लोग बोलेंगे इंक्लाइंड रोड है। कैसा रोड है? इंक्लाइंड। अब प्लेन रोड कैसा होता है? तुम्हारे मोहल्ले की गली, तुम्हारे मोहल्ले में जो गली है, ठीक है, तुम्हारे मोहल्ले में जो गली है वहां पर, या फिर तुमने नहीं देखा है तो ड्रमंड में देख लो। ड्रमंड में जब तुम इस रास्ते को ऐसे जाओगे, ऐसे जाने के बाद ऐसे मुड़ते हैं, तो वहां पर जो रोड है वो कैसा है? प्लेन रोड। कैसा है? उसमें ऐसा नहीं है कि एक साइड उठा हुआ है एक साइड नीचे है। उठा हुआ उस साइड वहां पर होता है जहां पर रफ्तार, जब जो व्हीकल होते हैं वो तेजी से मुड़ते हैं, वहां पर हल्का सा क्या रहता है? हल्का सा तिरछा रहता है वो। ठीक है, मोड़ पर, सिर्फ मोड़ पर। ठीक है, और जहां पर व्हीकल की रफ्तार तेज नहीं होती है वहां पर ये सिंपल रहता है। तो ये मेरी ड्रमंड की रोड है। इस ड्रमंड की रोड में तुम इधर से आ रहे हो गाड़ी चलाते हुए, जैसे ही गाड़ी चलाते हुए आ रहे हो, अब ये मोड़ मुड़ गई, तुम इस गाड़ी को मोड़ोगे, अपनी गाड़ी को मोड़ोगे। गाड़ी को मोड़ोगे, तुम लोग जानते हो बेटा कि अगर मेरे पास में एक कोई गाड़ी है,
कोई भी चीज है उस पर नीचे की ओर हमेशा और हमेशा क्या लगना है, mg। सर ऊपर की ओर हमेशा और हमेशा क्या लगना है, नॉर्मल। अगर ये पहिया मुड़ेंगे, अगर ये पहिया मुड़ेंगे, अगर देखो मैंने कहा दुनिया में अगर कोई भी चीज मुड़ेगी तो उस पर एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा mv² अपॉन r, mv² अपॉन r। अब सर ये r क्या है, r वो है, जैसे मान लो ये जो मोड़ है ना, ये मोड़ पूरी कहीं ना कहीं सर्कुलर तो होगी, ऐसे सर्कुलर होगी ये वाली मोड़, तो उसकी जो ये त्रिज्या है, रेडियस, वो ये क्या है, सर्कुलर मोड की रेडियस क्या है, r, ठीक है। और इसके पहिए और रोड के बीच में एक घर्षण बल लगता है पीछे की ओर, जो क्या होता है Fs, क्या होगा Fs। तो मुझे बताओ नॉर्मल किसके बराबर है, mg के, और Fs mv² अपॉन r, mv² अपॉन r। तो Fs जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा या फिर बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो घर्षण रोड का और टायरों के बीच अगर घर्षण जो बल है वो बाहर की ओर लगने वाले बल से कम हो जाए तो ये गाड़ी उधर पलट जाएगी, सर Fs हमारा हमेशा, जब मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था तो Fs मेरा क्या होता था, म्यू n। Fs हमेशा मैंने क्या कहा था, म्यू n होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, म्यू n mv² अपॉन r। तो सर अगर मैं n की जगह क्या रखूं, n की जगह mg, तो म्यू mg mv² अपॉन r, m से m कट गया, तो यहाँ b² लेस देन इक्वल टू ये आया म्यू rg, या वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट उधर जाएगा, अंडर रूट म्यू rg। अगर देखो तो तुम्हें बस इतना याद रखना है कि वेलोसिटी मेरी कम हो या फिर बराबर हो, किससे, म्यू rg से। फिर पल्ले नहीं पड़ा। एक बार देखो जरा सोचना, जैसे मान लो ये मेरे पास गाड़ी है, अब जरा तुम सोचना, ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी ऐसे मुड़ रही है, यही तो कर्ड प्लेन हो गया। अगर ये गाड़ी ऐसे मुड़ेगी तो इसमें बाहर की ओर क्या लगेगा, mv² अपॉन r। दुनिया में कोई भी चीज अगर मुड़ेगी मतलब सर्कल में घूमेगी तो उस पर बाहर की ओर क्या लगना है, mv² अपॉन r। सर अगर ये गाड़ी जमीन पर ही तो रखी है, जमीन पर रखी है तो नीचे क्या लग रहा है, mg, तो ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल किसके बराबर हो गया। अब तुम मुझे बताओ अगर ये गाड़ी ऐसे चल रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो गाड़ी के जो टायर हैं और रोड के बीच में एक घर्षण बल लगेगा जिसे मैंने क्या बोल दिया, Fs। अब एक चीज समझो बेटा, अगर घर्षण बल ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर घर्षण बल कम हो गया इससे, तो ये इधर बल ज्यादा हो जाएगा और इधर बल कम, गाड़ी पलट जाएगी। तो मैंने जब इसे सॉल्व किया तो तुम्हें बस अपने दिमाग में एक ही बात याद रखनी है कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है अंडर रूट म्यू rg, अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हो गई गाड़ी की तो गाड़ी पलट जाएगी। अब देखो सर r क्या है, रेडियस, कौन सी रेडियस, अरे जिस पर गाड़ी हमारी मुड़ रही है, उस वृत्त की रेडियस क्या है, r। g सबको पता है, म्यू क्या होता है बेटा, घर्षण, ठीक है, म्यू सबको पता है, तो इतना होना चाहिए, b लेस देन इक्वल टू म्यू rg, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तुम्हें सर जी ये नहीं पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ ये पढ़ना है कि अगर कोई भी कार अगर प्लेन रोड पर मुड़ रही है, कैसे रोड पर, प्लेन रोड पर मिल रही है, तो उसकी वेलोसिटी जो अधिकतम वेलोसिटी वो अंडर रूट म्यू rg होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा होगी तो वो गाड़ी पलट जाएगी, बस छुट्टी, ठीक है, उससे ज्यादा होगी तो वो गाड़ी पलट जाएगी। ठीक है, जो बड़े बड़े हाईवेज होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट मोड़ों पर होते हैं। क्यों, वेलोसिटी होती है बहुत ज्यादा, चला रहे हैं 150 की स्पीड से, 150 की स्पीड चला रहे हैं और ठौर घुमा दी गाड़ी पर गई,
और घुमानी गाड़ी पलटेगी। हाँ, फिजिक्स पढ़ी नहीं थी, क्या ही होगा। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद हो गया। तो कर्व रोड पर अगर कोई भी चीज है, तुम लोग पता है रिवाइज करते रहना, मैं बता रहा हूँ तुमको। जैसे अभी मैंने वो तुम्हें पूरा √5GR पढ़ाया था, ठीक है। जब शनिचर के बाद टेस्ट होगा देखना, मैं तुमसे सुनूंगा, आप याद नहीं निकलेगा। आज सबको याद है, क्यों रिवाइज नहीं करोगे? ये चीज पढ़ जाती है, ठीक है। नहीं तो जब मैं NLM पढ़ाता था तो तुम्हें सारे पुली के फार्मूला याद थे। ध्यान करो, जब मैंने तुम्हें NLM पढ़ाया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तुम्हें सब पता था। पुली में एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, टेंशन का फार्मूला क्या होता है, कोई चीज़ ऊपर जा रही है तब टेंशन क्या होगा, नीचे आ रही है तब टेंशन क्या होगा। अब सब भूल गए। अब तुम्हें ये भी लग रहा होगा कि ये पढ़े भी थे। वही चीज़ है, ठीक है। जब मैं वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहा था तुमको सब पता था, मात्रक भी पता थे, वर्क की यूनिट, पावर की यूनिट, सब कुछ पता थे। भूल गए, कम सैटरडे को टेस्ट है, ठीक है। हो गया। अच्छा, अब अगले पढ़ते हैं। किताब से करना तो शुद्ध नहीं, कहाँ से कितने में बना दीजिए। चलो देखो बेटा, ये मेरा आ गया इंक्लाइंड रोड। कैसा रोड आ गया? इंक्लाइंड। ये वही JNB चौराया, पीलीभीत बरेली रोड, पीलीभीत बरेली रोड, ठीक है, जहाँ स्पीडली व्हीकल चल रहे हैं। अगर स्पीडली व्हीकल चल रहे हैं, जरा सोचो सर, अगर गाड़ी मुड़ रही है तो एक पहिया नीचे होगा, एक पहिया, क्योंकि रोड ही मेरा ऐसा है, रोड ही मेरा ऐसा है, तो एक नीचे एक ऊपर। NG हमेशा कहाँ लगता है? नीचे की ओर। NG हमेशा लगेगा सर मेरा नीचे की ओर, NG। और नॉर्मल कहाँ लगता है? तो मैंने नॉर्मल बताया था, जिस सरफेस पर रखा है ना, उस सरफेस के लंबवत। तो इस सरफेस पे ही तो गाड़ी रखी है मेरी, इसके लंबवत इधर क्या लगेगा? नॉर्मल। सर अगर ये कोण थीटा और इसका भी कोण कितना है? थीटा। तो n इधर जाके हो जाएगा n cos थीटा और n इधर जाके हो जाएगा n sin थीटा, ठीक है। अब बताओ सती, ये गाड़ी मुड़ रही है तो बाहर की ओर क्या लगेगा? mv²/। अब देखो बच्चों, इधर है n sin थीटा और बाहर की ओर क्या लग रहा है? अपॉन। ऊपर की ओर है n cos थीटा, नीचे की ओर लग रहा है mg, सही है। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। अगर मैं समीकरण 1 बटे समीकरण 2 करूं, n sin थीटा n cos थीटा mv²/r बटे mg। n से m गया, n से sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, यहाँ बचेगा b²/r, ठीक है, b²/। तो वेलोसिटी अधिकतम कितनी होनी चाहिए? rg tan थीटा। कितनी होनी चाहिए? rg tan थीटा। चाहे तो b² है तो इधर रूट लगा दो, तो b बराबर √rg tan। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हुई तो गाड़ी पलट जाएगी, सही है। इससे ज्यादा वेलोसिटी हुई तो गाड़ी पलट जाएगी। तो तुमको खाली क्या याद रखना है, पहले ये समझो, ठीक है। तुमको खाली जो याद रखना है, देखो बच्चों, ये है मेरा रोड, ये कौन सा है? प्लेन रोड। ये कैसा है? इंक्लाइंड रोड हो गया। अब देखो, ये है मेरे पास गाड़ी, ये गाड़ी ऐसे घूम रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है। मैंने यहाँ फोटो खींच लिया इसका।
इसमें बेटा नीचे की ओर क्या लगेगा, mg। अब ये गाड़ी इस सरफेस पर रखी है ना, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस का परपेंडिकुलर, देखो इस सरफेस का परपेंडिकुलर यही तो होगा, तो इधर लगेगा नॉर्मल। ये धरती से रोड कितना इंक्लाइंड बना रहा था, थीटा, तो ये भी होता है थीटा। एन इधर जाएगा तो एन कॉस थीटा, और नीचे क्या लग रहा था, एन जी। बेटा बेटा अब देखो, एन को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, थीटा के दूसरी तरफ, तो देखो जिधर थीटा ले जाते हैं उधर कॉस, और जिधर थीटा नहीं होता है उधर क्या होता है, साइन। तो इधर हो जाएगा एन साइन थीटा। और जब अगर कोई चीज दुनिया में घूम रही है तो बाहर की ओर क्या लगेगा, एन डी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, बस एक बार मैंने ऊपर एन कॉस थीटा, नीचे एन जी, तो एन कॉस थीटा बराबर एन जी, इधर एन साइन थीटा, यहाँ पर एन डी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों को कट कर दिया, सही है, कट कर दिया। समीकरण 1 बटे समीकरण 2, मेरा वैल्यू आ गया बी स्क्वायर बराबर आर जी टैन। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हो गई, इससे ज्यादा वेलोसिटी हो गई तो यहाँ पर भी गाड़ी पलट जाएगी। ठीक है, कितना ही इंक्लाइंड प्लेन हुआ, इस पर भी गाड़ी पलट जाएगी, इस पर भी गाड़ी पलट। ठीक है, उतार लिया। बड़े आगे, बड़े आगे, बताओ। प्लेन रोड पर कोई कार चल रही है तो अधिकतम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? प्लेन रोड पर कोई कार चल रही है तो अधिकतम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तुम बताओ कितनी होनी चाहिए? कहाँ लिखा है, कहाँ लिख रही हो, ये लिख रही हो? इससे पहले जो हमने पढ़ाया था वो कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? नहीं लिखा। अभी जो इससे पहले पढ़ाया है, अंडर रूट म्यू आर जी, अंडर रूट म्यू आर जी। इंक्लाइंड प्लेन पर कितनी होनी चाहिए? इंक्लाइंड प्लेन पर b बराबर अंडर रूट आर जी टैन। एक बात याद रखना, सर अगर तुम्हें घर्षण नहीं दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में घर्षण का कहीं जिक्र ही नहीं, कहीं फ्रिक्शन का जिक्र ही नहीं, तब फार्मूला लगाओगे बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट आर जी टैन। रफ कर दूं इसे। लेकिन यदि घर्षण दिया है, क्या दिया है, घर्षण दिया है, ठीक है, देखो यदि घर्षण दिया है, यदि घर्षण दिया है तब वेलोसिटी का फार्मूला और हो जाता है। सोचो, एक इंक्लाइंड प्लेन है, मुझे क्वेश्चन में कहीं घर्षण नहीं दिया है, तो B बराबर अंडर रूट आर जी टैन थीटा। और अगर इंक्लाइंड प्लेन है लेकिन मुझे क्वेश्चन में जो सरफेस है उस सरफेस में क्या दिया है, घर्षण दिया है, फ्रिक्शन दिया है, तो जो वेलोसिटी का फार्मूला है ये तुम याद कर लेना। ठीक है, अंडर रूट कहो तो मैं बता दूं कैसे आया है, आर जी अंडर रूट आर जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, ये होती है वेलोसिटी का फार्मूला जो निकल के आता है। सही है, ये तुमको याद करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें देखना, इसे थोड़ा सिंपलीफाई करो सर, अंडर रूट आर जी कॉस थीटा में कॉमन लूँ, इस पूरे में क्या कॉमन लूँ, कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ सिर्फ म्यू बचेगा और यहाँ बचेगा साइन थीटा। यहाँ कॉस थीटा था नहीं तो वो नीचे पहुँच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सर कॉस थीटा से कॉस थीटा गायब, तो वेलोसिटी का फार्मूला आएगा अंडर रूट आर जी
म्यू प्लस साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, और नीचे आएगा 1 माइनस म्यू टैन, ठीक है, 1 माइनस म्यू टैन, ठीक है। अगर 4 ऑप्शंस में ये क्वेश्चन बेटा नीट में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, और नीट में तुमसे कहा था कि इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर फ्रैक्शन प्रेजेंट है। अगर फ्रैक्शन प्रेजेंट है तो बताओ वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा। तो 4 ऑप्शंस थे, उन 4 ऑप्शंस में जो ऑप्शन इससे मैच कर रहा था वही आंसर ठीक, वही आंसर ठीक है। b बराबर अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस म्यू टेन, ठीक है, ये होता है। इसकी बात हम कल और करेंगे, ठीक है, इसकी बात हम लोग कल और करेंगे, और कल इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। हो गया। हो गया। अब इसका और भी रह गए, ये रह गया साइक्लिस्ट वाला कोनिकल पेंडुलम, ये भी डेथ बॉल रह गई है, इसे जानते हो? और जो नहीं जानता हो वो बरखेड़ा चले जाना, इस समय चल रहा है, इस समय चल रहा है, ठीक है। 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, परसों तक का है, कल का और है। देखो मैं जो क्वेश्चन कह रहा था अभी वाला तुमसे, यही तो है। कब पूछा था? नीट 2016 में, यही तो मैंने कहा था तुमसे, नीट 2016 में। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? अभी जो क्वेश्चन कहा था वो ये नीट 2016 में आया होगा, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? देख लो, टीप लो नीचे क्या लिखा हुआ है, ये है ना, ये है, ठीक है, ये ऑप्शन। ये तो नीट 2016 में डायरेक्ट पूछ रहे थे, देखो डायरेक्ट, ठीक है। तो तुम डायरेक्ट ये क्वेश्चन तभी बता सकते थे जब आपने फार्मूला याद किया है। डेरिवेशन तो भूल जाओ, डेरिवेशन नहीं होता, ठीक है। और डेरिवेशन अगर करते भी तो कितना टाइम लगता? बहुत टाइम लगता, ठीक है। चलो देखो सर जी, एक बात देखो, आपका जो कोर्स में आ रहा है वो आ रहा है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, NLM, वर्क पावर, एनर्जी। मेरी बात समझ रहे हो सर? 1 डायमेंशन NLM में जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, उसके तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ नहीं, तुम्हें पता है ये अगर कोई पुली है, इसके एक्सेलरेशन का फार्मूला, ये NLM में पुली का सबसे सरल क्वेश्चन था, सबसे सरल क्वेश्चन था। इसके एक्सेलरेशन का फार्मूला पता होना चाहिए, इसके टेंशन का फार्मूला पता होना चाहिए। अगर कोई पुली और भी है, कोई पुली और भी है, तब भी उसके टेंशन का फार्मूला पता होना चाहिए, टेंशन का फार्मूला पता होना चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तीनों नियम पता होना चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तीनों नियम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है। तीनों लॉ पता होना चाहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के। उसके बाद में पुली के क्वेश्चन आने चाहिए। मैंने और भी काफ़ी क्वेश्चंस कराए थे इस प्रकार से कि अगर ये ऐसे है, ये अगर ऐसे है, आप बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस कराए थे। कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कराए थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें पता होना चाहिए। उसके साथ में ये सारे क्वेश्चन, उसके बाद में फ्रैक्शन के बारे में,
फ्रिक्शन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण। घर्षण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ठीक है। वैसे तो स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक, ठीक है। और स्टैटिक लिमिटिंग लगभग एक ही बात होती है, काइनेटिक थोड़ा अलग पड़ जाता है। काइनेटिक कब होता है? जब कोई वस्तु चल रही होती है। जब कोई वस्तु चल रही होती है तब कौन सा होता है? काइनेटिक। जब कोई वस्तु रुकी हुई होती है तो स्टैटिक, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। सारी की सारी क्वेश्चन बहुत सिंपल। अच्छा, वर्क का सबको फार्मूला पता है? अच्छा, न्यूटन का फार्मूला पता है? न्यूटन किसका फार्मूला होता है? फोर्स का। और 1 न्यूटन में कितने डाइन? 1 लाख डाइन। कितनी? 1 लाख डाइन। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। दूसरी चीज़ ये है, न्यूटन में, हाँ जाओ, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए कितने कितने डाइन हैं उसके अंदर, ठीक है। और CGS यूनिट क्या है, MKS यूनिट क्या है, ठीक है। ये सारी यूनिट तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सारी की सारी यूनिट्स पता हो। फिर दूसरा, ऐसे वर्क है तो वर्क के तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए कि वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, ठीक है, वेक्टर में। और अगर वेक्टर नहीं है तो FD cos थीटा पता होना चाहिए। दूसरा सर ये हो गया, पावर का फार्मूला पता होना चाहिए। वर्क डन की यूनिट, एक दो, वर्क डन की यूनिट जूल पता होनी चाहिए। शक्ति, पावर की यूनिट वाट या फिर जूल पर पता होना चाहिए, ठीक है। एक HP किसकी यूनिट है? पावर की। 1 HP में कितनी वाट? 746 वाट। HP कहाँ यूज होता है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में क्या चीज आती है? इंजन आता है, ट्रैक्टर का इंजन आता है, कार का इंजन आता है। जो खेतों में भराई होती है वो भी किसमें होता है? हॉर्स पावर में, ठीक है। वो सब भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, सारी यूनिट। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये पता होना चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी चीज़ को इतने हाइट पर ले जाऊं तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, और ऊपर से नीचे ले आऊं तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी। उसका मैं अभी फार्मूला लिखवाया था, B बराबर √2GH, B बराबर √2GH। तो ये भी चीज़ आपको पता हो, वर्क की पता हो, पावर की पता हो, और किसकी पता हो? एनर्जी, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा पार्ट ऐसे पढ़ लेना। ये है वन डायमेंशन बच्चों, मैंने तुम्हें ग्राफ पढ़ाए नहीं, ठीक है, क्योंकि वन डायमेंशन में जब मैं ग्राफ पढ़ा रहा था तब तक कुछ और पढ़ाने को दे दिया गया था, तब मैंने ग्राफ नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो वन डायमेंशन के एक तो ग्राफ आप लोग देख लेना, ठीक है। और इक्वेशन पता होनी चाहिए वन डायमेंशन की। कहाँ से देखेंगे? यूट्यूब चैनल से, ठीक है, पहले बताया था तुमको, ठीक है। देखो सही, एक बात देखो बच्चों, वन डायमेंशन में तीनों इक्वेशन पता होनी चाहिए। तीनों क्या पता हो? इक्वेशन पता हो, ठीक है। बताओ पीछे मोशन की थर्ड इक्वेशन, हाँ बताओ फोर्थ इक्वेशन कौन सी है? फोर्थ इक्वेशन, मोशन की तीनों इक्वेशन पता होनी चाहिए। d = u + at, s = ut + ½ at², b² बराबर u² + 2as, और sn = u + a/2 2a माइनस पता होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला पता हो, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। औसत चाल क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जिसे हम लोग विस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट
किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी, किसी बॉडी द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर्ड किया जाता है उसे हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, उसे हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। चाल बराबर दूरी बटे, ये तो याद है ना? सही है। मोशन की इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको। दूसरी चीज, एक्सेलरेशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब तुम कहोगे सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सर मैं वैसे पूछ रहा हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो में कितने होते हैं? 3 होते हैं। पॉजिटिव कब होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है? जब वेग बढ़ता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, यूनिफॉर्म का मतलब है ना बढ़ेगी ना घटेगी, उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा? उस समय एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब बताओ, चुप रहो। अब बताओ, अगर किसी भी चीज को मैं नीचे से ऊपर फेंकूं, एक्सेलरेशन क्या होगा? नीचे से ऊपर फेंकूं, एक्सेलरेशन क्या होगा? नीचे से ऊपर फेंकने पर एक्सेलरेशन होता है -g। क्या होता है? -g। अगर कोई चीज स्वतंत्र रूप से नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो क्या होगा? -g। अगर कोई चीज ऊपर से स्वतंत्र रूप से छोड़ दी जाए और वो नीचे आएगी तो क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? +g। वही तो +g होता है। ठीक है, तब तुम्हारा होता है, हाँ, अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो -g, ऊपर से नीचे आएगी तो प्लस का g होता है। सही है। अच्छा, उसके बाद +g -g। अब बताओ तुम मुझे ऐसा, खाली मुझे एक बात बताओ, यहाँ से ये हाइट मान ली मैंने 20 मीटर, कितनी? 20 मीटर। यहाँ से मैंने किसी चीज को ड्रॉप किया, छोड़ा, बताओ जमीन से टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जमीन पर टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैंने किसी चीज को 20 मीटर हाइट से छोड़ दिया, तो जमीन पर टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी या उसका वेग क्या होगा? फार्मूला क्या लगाऊं? आज मैंने आधे घंटे लेक्चर दिया था इसके लिए। √2g। कैसे बेटा? अगर तुमने किसी चीज को ड्रॉप किया है, छोड़ा है, अगर तुमने किसी चीज को ड्रॉप किया है, छोड़ा है, ये बहुत हल्का नहीं चलता है, गर्मी पड़ रही है। देखो, अगर मैंने किसी चीज को छोड़ा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी सर? 0। कितनी दूरी चले? ये मैंने हाइट मान ली h, यहाँ टकराए ना, तो मुझे क्या पता है? इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल पूछिए, और ऊपर से कोई चीज नीचे आती है तो त्वरण होता है +g, त्वरण होता है। अब मैं गति की कौन सी समीकरण लगाऊं? तीसरी क्या कहती है? और नीचे आ रहा है तो 2g। अब मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? तो वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। सर √2, g की वैल्यू 10 मान लो, h की वैल्यू कितनी h की है? 20 मीटर। इसकी गुणा करो बेटा, आएगा √400, और √400 का क्या होता है?
20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो जस्ट जमीन से टकराने से पहले उसका जो वेग होगा वो 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बताओ, मैंने किसी चीज को 50 मीटर प्रति सेकंड से फेंका, कितने समय में जमीन पर वापस आ जाएगा? कितने सेकंड में? कितने सेकंड में जमीन पर वापस आ जाएगा? तुमने एक गेंद को नीचे से ऊपर फेंका, कितने सेकंड में आ जाएगा? 10 सेकंड में। कितने में? ठीक है, देखो ये नहीं करते हैं। जब तुमने फेंका, एक बार बताओ मुझे, जितना समय नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही ऊपर से, सही बात है, कतई सही बात है। अब मुझे बताओ, अगर तुमने फेंका है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50। कितनी है? 50। तुम्हारी क्लास में आते आते 5 बजते बजते मेरा बैंड बजा। मैं सुबह 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ और कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बोलते बोलते वो तो ऊपर वाले का शुक्र है जो कि ये आ गया, सही है। नहीं तो वास्तव में यहाँ से जाने के बाद में किसी से बोलने तक की इच्छा नहीं करती है। अभी इससे आवाज आ रही है कहीं कर क्या कह रहे हैं? शादी में बेटा बैंड बजने के बाद पूरी जिंदगी बैंड ही बजता है। ये अंशु सर स्टोरी सुनाते होंगे तो हम समझ रहे हैं ना। देखो इनिशियल वेलोसिटी, अगर किसी भी चीज को बेटा अगर हम नीचे 50 से फेंके तो जब इनिशियल फेंके तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई? 50। मैंने मान लिया किसी समय में जाके उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, वो कब तक ऊपर जाएगा? जब तक उसका अंतिम वेग 0। मान लो अंतिम वेग हो गया बेटा 0, अंतिम वेग हो गया। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कितना समय लगा? तो हम एक इक्वेशन जानते हैं, u प्लस at। अंतिम वेग कितना हो गया? 0। प्रारंभिक क्या था? 50। अभी मैं u ही रखूं, अभी मैं कितना रखूं? u। देख अभी मैं u ही रखूं बेटा। एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो, और समय तो t बराबर u अपॉन, ये दिमाग में डालो, कितने समय में उसका अधिकतम वेग 0 हो जाएगा तो g से भाग कर दो। जैसे यहाँ मैंने 50 से फेंका है, 50 को g से भाग करो, g का मतलब 10 मान लो, तो कितना आया? 5। कितने सेकंड में ऊपर जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी? 5 सेकंड में। अगर मैं 100 से फेंकता तो 10 में, अगर मैं 70 से फेंकता तो 7, अगर मैं 55 से फेंकता तो 5.5। अरे जी से ही तो भाग करनी है। अब बताओ इसे ऊपर जाने में कितना समय लगेगा? 5 सेकंड, और ऊपर से नीचे आने में भी 5 सेकंड। कुल कितना समय हो गया? 10 सेकंड। 90 सेकंड, ठीक है। अगर मैंने 55 से फेंका किसी चीज को तो कितने समय में वापस आ जाएगी? वापस आ जाएगी 5.5 में तो ऊपर जा पाएगी ना, उसके बाद में नीचे भी तो आएगी। तो 5.5 में ऊपर गई, 5.5 में कितनी हो गई? 11 सेकंड। 5 5 10 और 0.5 1 11। कितने सेकंड में? तो 11 सेकंड में वो वस्तु नीचे से जाके ऊपर, नीचे से जाके ऊपर से वापस जमीन पर आ जाएगी। यही तो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम इस टाइप से इसे क्वेश्चंस करेंगे। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो तुम्हें प्रोजेक्टाइल के सिंपल फार्मूला पता होना चाहिए। कल मैं तुम्हें एक चीज पढ़ाऊंगा, कल मैं तुम्हें कुछ ग्राफ पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ग्राफ के साथ में मैं तुम्हें कुछ वो पढ़ाऊंगा, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम, ठीक है। वो स्टार्ट करेंगे बेटा। प्रोजेक्टाइल के सिंपल फार्मूला याद कर लियो। जैसे यहाँ से अगर मैंने थीटा से फेंका तो रेंज का फार्मूला, हाइट का फार्मूला,
यहाँ से यहाँ तक टकराने में टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का फार्मूला। दूसरा, अगर मैंने यहाँ फेंका, किसी हाइट से फेंका u वेलोसिटी से, तो यहाँ से वो जाके ज़मीन पर टकराएगा। ज़मीन पर टकराएगा तो कुछ ना कुछ क्या होगी, रेंज। इस रेंज का फार्मूला। यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का फार्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का, कितने डिग्री एंगल पर फेंकू को वो अधिकतम दूरी जाके गिरे, 45 डिग्री। कितने पर? 45 डिग्री पर। तो ये सारे जो फार्मूलाज हैं ये आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक एक करके सभी चीज़ें सारे याद करो। सैटरडे को तुम लोगों का टेस्ट है, और टेस्ट बहुत सिंपल है, विश्वास मानना। अगर मैं पेपर बनाता तो इससे कम से कम 5 टाइम्स हार्ड पेपर होता, कम से कम 5 टाइम्स हार्ड। इतना सरल पेपर है, इसे 11वीं वाले बच्चों को पेपर देते हैं बोर्ड की। क्या मुझे तो पता ही है, हैं? हमसे अब पता हमको भी नहीं क्या आ रहा है। आप लोगों को क्या है, पेपर सिंपल है, आराम से चिल होकर पेपर देना, ठीक है। जितना टाइम है उतने टाइम पे आना, पेपर को देना, क्वेश्चन को देखना क्या कह रहा है तब करना, नहीं तो गलती कर जाओगे बहुत जल्दी, ठीक है। क्या कह रहा है और करो, जरा तुम कुछ मत करो, खाली तुम अपना नोट्स पढ़ लो, बस नोट्स पढ़ लो, पूरा नोट से लिखा, पूरा की पूरा एक एक क्वेश्चन नोट से लिखा। नोट से ये क्या नीट में ही छूटता है, ये तो फिर लोकल पेपर है, ठीक है। तो मेहनत करते रहो आप लोग। क्या कह रहे हो? पूछना है? शनिच आज बृहस्पति बुधवार है। अच्छा, बुध बृहस्पति, मतलब कल बृहस्पति को क्लास है हमारी, उस बाद शुक्र को नहीं है, फिर डायरेक्ट शनिचर को तुम्हारा पेपर है, यानी कि कल क्लास हमारी और है, डायरेक्ट तुम्हारा पेपर है ना, क्या कब है?